अब हमने जो ये खनिज की बात की कि किन सेल समूहों में मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं। अब जहाँ पर भी मिल रहा हो ये खनिज संसाधन, तो प्रश्न यह उठता है कि ये खनिज किसका है, ये खनिज किसके हैं। अगर हमको कहीं पर भी खनिजों के जमाव या निक्षेप मिल रहे हैं तो हमारे सामने प्रश्न चिन्ह ये लग रहा है कि वो जो जमाव है खनिज का वो किसका होगा। तो हम बात करें इसके संदर्भ में तो अलग अलग देशों में इसके लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। जैसे ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करें तो ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये उस जिस ज़मीन पर वो खनिज जमाव मिल रहे हैं वो उस ज़मीन के मालिक का होगा। अगर हम जर्मनी की बात करें या जर्मनी जैसे देशों की बात करें तो हम ये देखेंगे कि वो जिस भी ज़मीन पे मिल रहा होगा वो खनिज जो है वो वहाँ की केंद्र सरकार का होगा। और जब हम अपने भारत के संदर्भ में बात करें तो हम ये देखेंगे कि पृथ्वी के भूगर्भ में चाहे जिसकी भी ज़मीन में वो खनिज संसाधन मिलता है या जमाव मिलता है तो वो पूरा खनिज जो है वो संपत्ति होगी केंद्र सरकार की। और वो सरकार जो है वो वहाँ से खनन कार्य करेगा और जितनी भी कीमत उस खनिज की होगी वो उसे सार्वजनिक रूप से वहाँ के नागरिकों के हित में या वहाँ रहने वाले लोगों के हित में उसका प्रयोग करेगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि भारत में कुछ लघु खनिज भी मिलते हैं और ये लघु खनिज का जो दायित्व है वो या इससे संबंधित जो नियम होते हैं इन सब का जो दायित्व है वो वहाँ की राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। और उसे ये कह दिया गया है कि इससे संबंधित जो भी नियम कानून हैं वो सब कुछ वो राज्य सरकार बना सकती है। हाँ, लेकिन वो जहाँ पर जिस ज़मीन पर मिल रहा है, जहाँ पर भी उसका जमाव मिल रहा है, उसके खनन के बाद एक तो उस ज़मीन का किराया भी सरकार को चुकाना पड़ेगा, देना होगा। और दूसरी चीज़ उस खनिज की जो रॉयल्टी है या हम कहें कि जो कर है उसका भुगतान भी जो है वो केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। तो उस खनिज का जो रॉयल्टी या कर है वो भी सरकार को देना होगा। अब पूरे ओवरऑल में यदि हम बात करें कि जितना भी भारत में जो भी खनिज मिलता है और जहाँ पर भी मिलता है तो वो पूरा जो खनिज संसाधन है वो भारत सरकार का हम कहें या भारत में लोग साझा संपत्ति संसाधन के रूप में उसे जाना जाता है। वो पूरी संपत्ति जो है वो साझा संपत्ति कही जाती है और जितना भी उस खनिज से जो भी मूल्य प्राप्त होगा, जो भी लाभ होगा, उस सब का प्रयोग वहाँ पर जो लोगों के हित में ही किया जाना निश्चित किया गया है। तो अब हमने देख लिया कि ये खनिज किसका होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो नीतियाँ हैं, खनिज नीति है ना, तो खनिज नीति क्या है, तो इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले के समय में हम बात करें तो हम देखेंगे कि खनिज से संबंधित जो नीतियाँ या कानून जो थे वो ये था कि देश में पर्टिकुलर किसी भी देश में जो खनिज का जमाव मिलेगा, निक्षेप मिलेगा, वहाँ पर उत्खनन का कार्य या उस खनिज को उपयोग करने का जो कार्य है उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो सभी उस देश की सरकार की ही होंगी। मतलब वो सरकार ही करेंगे, कोई दूसरे देश के जो लोग हैं वो वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसे जैसे समय बीतते गया और जो 1990 का दशक आया तो 1990 के बाद हम देखेंगे कि तेज़ी से वैश्वीकरण जो है वो हावी हुआ और इस वैश्वीकरण के दौर के बाद फिर ये महसूस किया जाने लगा, जैसे कि आपके ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, इंडोनेशिया या चीन जैसे जो देश थे, इन देशों ने ये महसूस किया कि जो खनिज का दोहन या उत्खनन या उपयोग से संबंधित जो नीतियां हैं वो उन्होंने इन देशों में बदली जाने लगी। और उन्होंने ये महसूस किया कि ये खनन में जितना भी जो निजी कंपनियां हैं या और भी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अन्य देशों की जो कंपनियां हैं, उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जा सके ताकि विश्व भर में जो खनिजों की और बढ़ती मांग है उसकी पूर्ति की जा सके। और उसके बाद दूसरा लाभ इसका ये भी होगा
कि जो भी निजी कंपनियां या जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो बाहरी देश से आपके देश में आएंगी, वो वहाँ की पूंजी और नवीनतम जो तकनीक है उन सबको भी अपने साथ लेकर आएंगी। तो इन देशों ने जो है वो इसमें थोड़ा सा नियम में संशोधन किया और उन्होंने ये किया कि भाई खनिजों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसके लिए वैश्वीकरण के इस दौर में खनिजों को पूरा इसके उत्खनन से संबंधित और उपयोग से संबंधित जो कार्य हैं वो इन सभी निजी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दी जाए। इसके साथ ही जो है वो खनिजों का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार था और व्यापार जो किया जाता था खनिजों का, इसमें बहुत आशातीत वृद्धि जो है वो देखने को मिली। अभूतपूर्व हम कहें कि परिवर्तन हुआ। खनिजों का जो है खुला व्यापार होने लगा। जिन देशों में खनिजों की कमी थी वो आसानी से उस खनिज को अपने देश में मंगा सकते थे, उससे संबंधित औद्योगिकरण को वो बढ़ावा दे रहे थे। वर्तमान में हम देखेंगे तो सरकार जो है वो पूरी तरह से खनन कार्य से अपने आप को हटा रही है और मुख्य रूप से अब ये 3 कार्य करती है। पहला कि जो खनिज के निक्षेप हैं उनकी वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठी करती है कि भाई देश में कहाँ कहाँ पर किन किन खनिजों के निक्षेप या जमाव जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद इसका पता लगाने के बाद वो इसे सार्वजनिक कर देती है। सार्वजनिक इसलिए करती है ताकि जो अलग अलग कंपनियां हैं वो उत्खनन के लिए आगे आएं और उन खनिजों के उत्खनन का कार्य करें। इसके बाद जो खनिज उद्योग हैं या हम कहें कि जो खनिजों के खनन उद्योग हैं उन्हें विनियमित करना या रेगुलेट करना इसका दूसरा कार्य रह गया है। ये सरकार का जो दूसरा कार्य है। तो नियमित करना कैसे कि भाई सरकार का ही यह उत्तरदायित्व है, भले ही उसने खनन कार्य से खुद को पीछे हटा लिया है, लेकिन जिन कंपनियों को भी वो ये खनन का कार्य सौंप रही है तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है, उसी का ये उत्तरदायित्व है कि खनन को लेकर जितने भी कायदे कानून की हम जो बात करते हैं या नीति और नियमों की जो हम बात करते हैं उन सब का वो ध्यान रखे और समय समय पे उसका निरीक्षण भी करे। क्या निरीक्षण कि भाई जहाँ पर भी ये खनन कार्य किया जा रहा है वहाँ पर सबसे पहले तो हमारे लिए हमारा पर्यावरण है, तो वहाँ पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे और साथ ही साथ वहाँ पर जो मजदूर उस खनन कार्य में जो मजदूर कार्य करते हैं उनकी सुरक्षा को भी अनदेखा ना किया जाए। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, या हम कहें कि सरकार अपनी कंपनियों को जो खनिज भंडार का पता बता रही है वो खोजने का काम करती है, खोजने के बाद उसे सार्वजनिक करती है और उससे संबंधित विनियम या रेगुलेशन जो है वो बनाती है और समय समय पे उसका निरीक्षण भी करती है। और तीसरा सरकार का कार्य था उस खनन कार्य से टैक्स या कर वसूल करना। तो प्रॉपर जो खनन कार्य से टैक्स और कर वसूल किया जाता था उसे सरकार को सरकार ले रही है, उस टैक्स या कर को वसूल कर रही है, और जितना भी पैसा या आय जो है उस टैक्स के माध्यम से मिल रहा है उसे वो सार्वजनिक हित में उपयोग करती है या करेगी, ऐसा नियम बनाया गया। इसी तारतम्य में हम देखेंगे कि भारत में भी खनिज नीति में बदलाव होने लगे। और हम बात करें कि भारत में जो आर्थिक उदारीकरण का जो समय था वो लगभग 1991 में हम कहें कि इसकी शुरुआत हुई, और इसके बाद सरकार ने एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की और उसमें ये कहा गया कि सरकार जो है वो जितने भी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के लिए जो आरक्षित खनिज हैं उन सबके भी खनन का कार्य या उसका उत्तरदायित्व जो है वो निजी कंपनियों को देने का फैसला किया। इसके बाद मतलब ये जो निर्णय था सरकार का कि जो भी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के लिए आरक्षित जो खनिज थे उसे भी अब निजी कंपनियों के हाथ में सौंपना है, उसके पीछे वजह या कारण ये थी, सरकार का ये कहना था कि उसके पास अब इतनी पूंजी नहीं है कि वो पर्याप्त मात्रा में इन खनिजों के खनन कार्य में उसमें निवेश कर पाए।
और साथ ही साथ पूंजी तो है ही नहीं, और उनका ये मानना था कि इस काम के लिए उनके पास अब उतनी अच्छी जो तकनीकी विशेषज्ञता जितनी होनी चाहिए उतनी तकनीकी विशेषज्ञता भी नहीं है। इस कारण से जो खनिजों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ रही है, उस डिमांड को पूरा करने में देश जो है वो सक्षम नहीं है या पिछड़ रहा है, जिससे उसके आर्थिक विकास में बाधा पहुंच रही है। और इस कारण से ही भारत में जो खनिज उत्पादन है या बढ़ती हुई खनिज की अंतर्राष्ट्रीय मांग को देखते हुए और उसका लाभ उठाने के उद्देश्य से सरकार ने निजी और विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। और इसी संदर्भ में 1994, 1999 और 2008 में जो है वो खनिज संबंधित कानून में संशोधन किए गए, उसमें बदलाव लाया गया ताकि जो निजी कंपनियां थी उनके निवेश में और जो विदेशी कंपनियां हैं उनके निवेश में भी जो है वो बदलाव किए जाएं और उसे बहुत आसान बनाया जाए ताकि वो भारत में जो खनन उद्योग हैं उनमें आसानी से निवेश कर पाएं। खनन के हम जब निजीकरण की बात करें तो इसके कई प्रभाव पिछले जो 20 वर्ष के दौरान देखने को मिल रहे हैं। इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही चिंताजनक है। भारत में जो हम बात करें जीडीपी की या सकल घरेलू उत्पाद की, इसका हिस्सा जो 2000 में 3% था, ये 2014 में घटकर 2.3% रह गया है। इसमें जितने भी लोगों को रोजगार मिला वो इन 14 वर्षों में स्थिर रहा है, ना इसमें कमी आई है और ना ही बढ़ोतरी हुई है। यानी कि आय तो बढ़ी है और यानी कि हम बात करें तो ना आय बढ़ी है और ना ही रोजगार बढ़ा है। दूसरी ओर हम ये देखें कि खनन द्वारा उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन इससे राज्य इसका जो इस खनन से जो आय होती है वो राज्य को उतनी अच्छी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। और इसका प्रमुख कारण ये है कि जो निजी कंपनियां हैं वो बहुत कम शुल्क में उत्खनन का जो है उत्खनन, और इसका प्रमुख कारण ये है कि जितनी भी जो निजी कंपनियां हैं उनको बहुत ही कम शुल्क में ये उत्खनन के ठेके दिए गए हैं, जिससे राज्य सरकार को उतनी इनकम या आय जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। तीसरी समस्या इसकी ये है कि जो भी निजी कंपनियां ये खनन का कार्य करती हैं वो खनन कार्य के बाद उन खदानों को ऐसे ही खुला छोड़ देती हैं। यदि हम भारत में बात करें तो बहुत सारी ऐसी बड़ी खदानें हैं जो अपने हम कहें कि पर्यावरण के विनाश की जो कहानी है वो खुद ही बयान कर रही हैं। मतलब खनन कार्य किया और उसके बाद उसे फिर से भूमि उपयोग के लायक बनाने के बिना ही हम कहें कि उन खदानों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि पर्यावरण का तो नुकसान वहाँ पर कर ही दिया गया, क्योंकि उस धरातल हो सकता है वहाँ पर वनीकरण रहा होगा, वनस्पति का आवरण रहा होगा, और उसे हटाकर वहाँ पर हमें यदि पता चला कि पर्टिकुलर उस जगह पे किसी खनिज का निक्षेप है या जमाव है, तो हमने वहाँ पर खनन कार्य किया, खनिजों को निकाल लिया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो भूमि तो बेकार हो गई, किसी भी उपयोग के लायक नहीं रही। तो इससे पर्यावरण को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये नुकसान इसलिए हो रहा है कि ये जो खनन के ठेके हैं वो निजी और विदेशी कंपनियों को अब बहुत अधिक दिए जा रहे हैं, और ये जो निजी कंपनियां होती हैं वो तो लाभ के लिए, फ़ायदे के लिए काम करती हैं। तो उन्होंने अपने लाभ के लिए जो है वो खनन कार्य किया, उसके बाद उन्हें पर्यावरण संरक्षण से क्या मतलब, तो उसके लिए बाद में वो कार्य नहीं करते कि उस भूमि को फिर से उपयोग के लायक बनाया जाए, और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे पर्यावरण और उस क्षेत्र में रहने वाले संबंधित लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो भी खनिज हैं वो अधिकांशतः उन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर हम कहें कि वनस्पति आवरण या जंगल
वन जो हैं वो अधिक हैं, या जिन क्षेत्रों से नदियाँ निकलती हैं, या अधिकांशतः ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमारे जनजातीय समुदाय जो हैं वो निवास करते हैं। तो खनन के कारण हम देखते हैं कि जंगल तो नष्ट हो ही रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये भी हो रही है कि एक हम अनुमान जो लगाया गया या एक अध्ययन किया गया है, उस अध्ययन के आधार पर 1981 से अब तक लगभग 1,86,000 हेक्टेयर जंगल जो है वो खनन के कारण काट दिए गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो खनन है और जो खनिज अयस्क से जो निकाले जाते हैं धरातल से, उनकी धुलाई या सफाई के लिए भी जो वहाँ पर स्थानीय रूप में जो भी जल का सोर्स मिलता है, चाहे वो झील हो या नदियाँ हों, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है या प्रदूषित कर दिया जाता है। और पर्यावरण के इस तरह से हम कहें कि खराब हो जाने से वहाँ पर लोगों की जो आजीविका होती है वो भी खतरे में पड़ जाती है। और कानून के अनुसार तो ये है कि मान लो कि किसी क्षेत्र में कोई जनजाति समुदाय रह रहा है और वहाँ पर किसी खनिज के निक्षेप या जमाव के अनुमान मिले हैं, तो उस खनन कार्य के दौरान, मतलब उस निक्षेप वाली जगह पर खनन कार्य करने के पहले वहाँ पर जो जनजाति समुदाय रहता है उनसे अनुमति या परमिशन लेना अनिवार्य है। लेकिन और उनकी सहमति से ही वो खनन कार्य किया जा सकता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो नियम बनाया गया है उसका सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर जो है वो पालन नहीं किया जाता, उसे अमल में नहीं लाया जाता, और इसका परिणाम हम ये देखते हैं कि वो जो जनजाति समुदाय वहाँ पर रह रहा है वो तो बहुत अच्छी तरह से संसाधन संपन्न है, धनी है संसाधन के मामले में, लेकिन इसके बाद भी वो सुविधाओं से वंचित रह जाता है। और हम ये कहें कि जो भी नुकसान है वो पर्यावरण को तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पर वो रहने वाला जो जनजातीय समुदाय है वो भी नुकसान में रहता है, या उसे भी मतलब संपन्न होने के बाद भी बहुत हानि होती है। हम ये देखें कि खदानों का जो दोहन है या खनन कार्य जो है वो खदान क्षेत्र के बंद हो जाने के पश्चात जो खनन कार्य किया जा रहा है वो इस लक्ष्य या उद्देश्य को रख कर किया जाना चाहिए कि जब खनन कार्य बंद हो जाए तो उसके बाद भी जो खदान वाली भूमि है उसका जो दोहन है या हम कहें कि उपयोग जो है वो पूर्व की स्थिति में लाना संभव हो, या अन्य उत्पादक कार्यों में जैसे कि कृषि है उसके योग्य उस भूमि को बनाया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले जो खदानी क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी है, इस ऊपरी मिट्टी जो टॉप सॉइल जिसको हम बोलते हैं, उसको जैसे खनन कार्य किया गया, उस खदान बनाकर वहाँ से खनिज निकाल लिया गया, और उस खनन के पश्चात हम देखें कि वहाँ पर की जो भूमि होती है उसे वनीकरण, वहाँ पर हमें वनीकरण करना जो है वो अत्यंत आवश्यक होता है। हम उन खदानों को पाटें, उसके ऊपर वनीकरण करें, या उसे हम पहले जैसे पूर्व की स्थिति में जैसा था, या वहाँ वनस्पति आवरण था या कोई किसी भी प्रकार का कोई कृषि कार्य किया जाता था, तो इस स्थिति में लाना जो है वहाँ पर की भूमि को अनिवार्य है। और हम ये देखेंगे कि इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण तो करना ही होगा, वनीकरण करना ही होगा, और इसके साथ ही जो जैव ईंधन के लिए छोटे छोटे क्षेत्र में हमें वन लगाना चाहिए, और खदान क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी होती है उसके पुनर्वास के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही खदानी क्षेत्र की जो मिट्टी का कटाव होता है, क्योंकि हमने वहाँ पर खनन कार्य किया, खुदाई की, तो वहाँ पर जो मिट्टियों का संगठन होता है वो ढीला पड़ जाता है पहले की अपेक्षा। तो उसके लिए एक सुरक्षात्मक उपाय जो है वो भी अपनाया जाना चाहिए, ताकि उस खनन क्षेत्र की, उस खदान क्षेत्र की मिट्टी का बहुत ज़्यादा अपरदन ना होने पाए। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो हम बार बार खनन की बात कर रहे हैं, तो ये खनन प्रक्रिया क्या है। तो किसी भी देश में अगर किसी स्थान पर खनिज के निक्षेप का पता लगाना, ये सबसे पहले काम होगा। तो ये काम जो है वो उस देश की या राज्य की जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग होता है, और
संबंधित राज्य का जो खनन विभाग है, ये दोनों मिलकर किसी क्षेत्र विशेष में खनिज के निक्षेप का या जमाव का पता लगाते हैं। इसके बाद जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की जो रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट के माध्यम से ये जो राज्य या केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं, ये उन खनिज के निक्षेप या जमाव वाले क्षेत्र की नीलामी करते हैं और अलग अलग कंपनियों को, निजी विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करते हैं यहाँ पर उत्खनन कार्य के लिए। तो नीलामी की जाएगी तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अपना अपना टेंडर देती हैं। इसके बाद प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होता है उस नीलामी के प्रोसेस के दौरान, जिसमें अलग अलग कंपनियां हिस्सा लेती हैं, फिर प्रोसेस के बाद किसी एक कंपनी को जो है वो उत्खनन के कार्य के लिए उस संबंधित खनन क्षेत्र को उत्खनन कार्य के लिए ठेके या लीज पर वो ज़मीन दे दी जाती है और उस कंपनी को ये अधिकार दे दिया जाता है कि उस संबंधित क्षेत्र में वो खनिजों का खनन कार्य कर सकता है या उस खनन कार्य से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो उस कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। तो ये हो गई बात खनन प्रक्रिया की। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं और उनके अलग अलग प्रयोग जो हैं वो किए जाते हैं। तो अभी हमने बात किया था कि विश्व में लगभग 2000 से भी अधिक खनिज जो हैं वो पाए जाते हैं और ये सभी खनिज जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग क्षेत्र में हमारे जीवन के प्रयोग किए जाते हैं और भारत में जो है वो खान, या हम कहें कि खनिज विनियम एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को 4 वर्गों में, प्रमुख रूप से 4 वर्गों में रखा गया है। पहला है परमाणु खनिज, जिसमें यूरेनियम और थोरियम आते हैं। इसके बाद है ऊर्जा खनिज, जिसमें कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आते हैं। तीसरा है आपका धात्विक खनिज और इस धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, क्रोमाइट, मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी, इस प्रकार के जो खनिज हैं वो आते हैं। और चौथा है आपका गौड़ या अधात्विक खनिज और इस वर्ग के अंतर्गत जो भवन निर्माण कार्य में आने वाले खनिज, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, संगमरमर हो गया, चूना पत्थर, कंकड़, बालू या जो इमारती पत्थर हैं, इस प्रकार के खनिज इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं।